भूल जाऊंगा। ओके, सो हम लोग को ऐसा लगता है कि रेफ्रिजरेशन मतलब सिर्फ कूलिंग करना है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में भी हम लोग तो कूलिंग का पार्ट करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग में थोड़ा अलग पार्ट है, करते हैं। रेफ्रिजरेशन में बताता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर का डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा कोई एक फ्रूट रख दिया। लेट सपोज कोई एक सिंपल सा फ्रूट है, ऑरेंज है, एप्पल है, जो भी है। अभी ये वाला जो फ्रूट है वो उस रेफ्रिजरेटर के डिब्बे में है, ठीक है। अभी होता क्या है, देखो, बाहर का जो टेम्परेचर रहेगा, लेट सपोज दैट टेम्परेचर इज टीओ, दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। नाउ मेरे को बताओ, आपका जो फ्रूट है या फिर आपका जो सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर आपको बाहर के टेम्परेचर से कम रखना है कि ज्यादा रखना है? व्हाट डू यू थिंक? कम रखना है कि ज्यादा? कम रखना है, कम कम रखना है तो भाई, कम। कम रखना है। रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, हमको कम रखना है, ठीक है। तो लेट सपोज इसका टेम्परेचर अंदर का T1 है, सो आवर जॉब इज टू मेंटेन T1 लेस देन दैट ऑफ T0, बराबर है। नाउ वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर का जो भी हीट है, राइट, वो क्या करेंगे, हम लोग इसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। मतलब लेट सपोज यहाँ का जो भी हीट रहेगा, वो मैं क्या करूंगा, इसमें से बाहर निकाल दूंगा। तो जैसे मैं हीट निकाल दूंगा, व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर इसका रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो कंडीशन है वो मेंटेन हो जाएगा, राइट। बट यार अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो यार सब कुछ, सबको मजा आता था, राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पता है, एज पर द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। मतलब सर अभी कहना से ये टीओ का जो टेम्परेचर है वो तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, ये एटमॉस्फेयर है ना, ये हीट फेंकने से वो कुछ कम या ज्यादा होने वाला नहीं है। बट पहला जितना इनके बीच में डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस बढ़ जाएगा। मतलब अभी TO माइनस T1 कहने से दिस विल इंक्रीज, बिकॉज अंदर का टेम्परेचर और कम कर दिया आपने। तो टेल मी नाउ, हीट नेचुरली कहां से कहां पे फ्लो होगा, अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा? क्या लगता है? बाहर से अंदर आएगा। बाहर से अंदर आएगा। मतलब सर यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या है, हम लोग ने हीट निकालने का था काम था, वो कर लिया। बट अभी और एक नया प्रॉब्लम क्या है, उस टेम्परेचर को मेंटेन भी करके रखना है। अगर हम लोग ने मेंटेन करके नहीं रखा तो वापस वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे या फिर रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहला, हीट को एब्जॉर्ब करना सिस्टम में से, और उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना। अभी ये करने के लिए बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कूलेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एक पाइप से कूलेंट यहाँ से भेजेंगे। वो कूलेंट ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है। वो कूलेंट क्या करेगा, अगर वो ठंडा है तो सब्सटेंस में से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कूलेंट का खुद का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो कूलेंट बाहर चला जाता है हीट वाला पार्ट लेके। और फिर होता है क्या, दूसरा वाला जो टेम्परेचर, दूसरा जो पीछे से दूसरा कूलेंट आ रहा है, उसका टेम्परेचर वापस ठंडा रहता है, तो वो आके वापस और नया वाला हीट निकाल के चला जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होते जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। और इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस भी करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वीडियो बताता हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आ जाए। एंड दिस इज द एडवांटेज, मतलब अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ही क्या कि अगर हम लोग वीडियोज या फिर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाए। सो लेट मी जस्ट शो यू द विजुअलाइजेशन का पार्ट। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए क्या कर रहे करके। लेट मी ऑल्सो शेयर द साउंड ऑफ माई सिस्टम, ठीक है। मैं प्ले कर रहा हूँ। प्ले होने के बाद अगर आपको सबको आवाज ठीक से दिखाई दे रहा है तो प्लीज एक बार मेरे को कोई भी continuously around the object which is to be cooled. आवाज आ रहा है? This will take heat out from the object. आ रहा है। यस सर। The whole refrigeration technology is after this. How to produce cold. अभी देखो मैं ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बट मैं ये वीडियो को खुद ही रन होने दूंगा। तो यहाँ पे एक बेसिकली सब्सटेंस है, ये कूलेंट वाला पार्ट है ना, वो कूल्ड वाला पार्ट जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हॉट होके बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली काम कर रहा है Cold liquid continuously. 4 मिनट। We will see how this is achieved in this video. This is what inside a refrigerator. अच्छा मेरे को बताओ, ये वाला जो पीछे का पार्ट है, काला वाला पार्ट, वो क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? ये वाला वायर्स क्या होता है? चलो वो नहीं याद रहता रहेगा, ये क्या होता है उतना तो पता रहेगा, क्या होता है ये वाला पार्ट? ये क्या होता है? कंडेंसर। कौन बोला ये कंडेंसर? अरे कंप्रेसर। कंप्रेसर है भाई। कंप्रेसर। ठीक है, दिस इज कंप्रेसर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट ऑन द, मेरा ये खत्म हो गया है बैटरी। यस, नाउ इट्स वर्किंग। सो भाई ये वाला पार्ट कंप्रेसर है, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत बोल देना। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, दीज ओवर हियर आर नथिंग बट इवेपोरेटर्स। अभी देखते हैं आगे क्या क्या आ रहा है करके। लेट मी जस्ट प्ले द वीडियो।
The heart of the system is a simple device called throttling device. Cold liquid is produced with help of this phenomenon. In this case, throttling device is a capillary tube. For effective throttling, at inlet, refrigerant should be high-pressure liquid. Throttling device is an obstruction to the flow, which causes tremendous pressure drop. Due to drop in pressure, boiling point of refrigerant comes down, and it starts evaporating. Heat required for evaporation comes within the refrigerant, so its temperature drops. यार मेरे को बताओ, ये तो थ्रॉटलिंग डिवाइस है, राइट? थ्रॉटलिंग डिवाइस से प्रेशर कम हो जाता है, इतना पार्ट पता चला, बट यार टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? कोई बता सकता है सोच के? और इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बोलो मत, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ रट्टा मार के ज्ञान लेके ऐसे ही चले जाओ। सोचो, प्रेशर एक्सपांशन होता है इसमें, एक्सपांशन होता है। इज देयर एनी इक्वेशन जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा? कौन सा इक्वेशन है? एक ही इक्वेशन है जिसमें ये पता चल जाता है। कौन सा इक्वेशन है? एनीवन याद है? पीवी इक्वल टू एमआरटी, राइट? तो प्रेशर अगर कम हो रहा है तो दूसरी जगह पे टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस बेसिकली वो वाला पार्ट करने के लिए काम करता है। जैसे आई गेस प्रतीक ने बोला था, वो वाला पार्ट भी सही है। ठीक है, लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। If you check temperature across throttling device, you can notice this drop. तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ Next phase is simple. Just pass this cold liquid over the body where you have to absorb heat. ये गया लिक्विड, कोल्ड लिक्विड, और वो जा रहा है इवेपोरेटर के थ्रू हर पार्ट। During heat absorption process, refrigerant further evaporates and transforms into pure vapor. So we have produced the required refrigeration effect. If we can take this low-pressure vapor refrigerant to state before throttling process, that is high-pressure liquid state, we will be able to repeat this process. So first step, let's raise the pressure. अभी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन क्या है पता है क्या? कि यार ये जो सर कूलेंट था ना, उसको हम लोग ने ऊपर से नीचे ही क्यों भेजा? नीचे से ऊपर क्यों नहीं भेजा? नीचे से ऊपर भी भेज सकते हैं ना, ऊपर से नीचे ही क्यों भेजा? कोई खास रीजन है उसका कि ऐसे ही सर मजा आ रहा है? हाँ, क्या लगता है गाइस? सोचो, इंजीनियर सोचो, बताओ मेरे को, क्या क्यों, रीजन क्या है? नीचे से ऊपर भी भेज सकते हैं, भेज तो कुछ भी कर सकते हैं, बट व्हाई आर वी डूइंग इट फ्रॉम द अपर टू दैट लोअर पार्ट? व्हाई नॉट लोअर टू अपर? बोलो, क्या होता है? क्या रीजन क्या है? किसी के पास भी आंसर नहीं है? नो वन? चलो ठीक है, मैं बताने का ट्राई करता हूँ। एनीवन? हाँ बोल दी बोल। काय बोलतोय? टेम्परेचर हाय असलं वरती जातो ना. ओके, लो टेम्परेचर साठी खाली ठेवा. हा, पण ते का असं का खालतून वरती का ना पाठवतो? वरतून खालतीच का पाठवतो रेफ्रिजरेटरला? अच्छा, think and tell me, whenever it is absorbing heat, what will happen? It will expand. ठीक है, now expand होने के बाद अगर liquid अगर expand हो रहा है, is it necessary कि पूरा का पूरा जो coolant है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा liquid expand हो जाएगा? Not necessary, right? कुछ ना कुछ तो पार्ट रहेगा जो लिक्विड में ही रहेगा। अभी सोचो, अगर मैंने नीचे से ऊपर भेजने के लिए ट्राई किया तो नीचे हीट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पार्ट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा और वेपर्स धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, बट जो पार्ट लिक्विड में ही है वो जाएगा डायरेक्टली ऊपर? नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको ऊपर भेजने के लिए मेरे को कोई और एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि ऊपर भेजने का काम करेगा। बट अगर मैंने उसको ऊपर से नीचे भेज रहा हूँ तो फायदा क्या है? जो लिक्विड, जो कूलेंट का पार्ट है, जो वेपर, जो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो तो नीचे चला जाएगा, बट साथ साथ जो लिक्विड में ही है अभी तक, जो कन्वर्ट नहीं हुआ वेपर में, वो भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आई डोंट नीड टू यूज एनी एक्स्ट्रा कंपोनेंट, राइट? एंड दैट इज द रीजन हम लोग ये जो साइकिल, बहुत सारा रेफ्रिजरेटर आप देखे हो तो उसमें जो फ्रीज करने, जो कूलिंग वाला पार्ट रहता है मेन, वो उसको हम लोग ऊपर रखते हैं जहाँ पे बर्फ बनता है, ना कि नीचे रखते हैं। अभी ऐसा लोगों ने बनाया, बट इसलिए दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ये ऊपर आता है। ठीक है, ये छोटा छोटा बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। मजा तो आना चाहिए। A compressor is introduced for this purpose. Compressor will raise the pressure back to its initial value.
But since it is compressing gas, along with pressure, temperature will also raise. It is unavoidable. Now the refrigerant is high-pressure vapor. To convert it to liquid state, we are introducing another heat exchanger. This heat exchanger is fitted outside refrigerator, so it will liberate heat to the surroundings. Vapor will get condensed to liquid and temperature will come down to normal level. So the refrigerant is back to its initial state again, high-pressure liquid. We can repeat this cycle over and over for continuous refrigeration. This cycle is known as vapor compression. वेपर कंप्रेशन साइकिल. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, राइट? नाउ गाइस, ये रेफ्रिजरेशन का सबसे अच्छा वाला वीडियो था. आई एम श्योर आपको सबको आइडिया आ गया रहेगा कि यार रेफ्रिजरेशन होता क्या है. इफ यू हैव अंडरस्टूड रेफ्रिजरेशन और उसका छोटा मोटा पार्ट, यार ये ऐसा क्यों होता है, प्लीज एक बार यस सिंबल के ऊपर क्लिक कर देना, सो दैट आई नो कि यू पीपल आर देयर विद मी राइट नाउ. आपका सिर्फ शरीर नहीं, आपकी आत्मा और आपका ध्यान भी है, मुझे पता तो चलने दो. जस्ट क्लिक ऑन यस सिंबल गाइस, एवरीवन. If you have understood, Jayesh, Dheeraj, Amit, Aman, Vinayak, Pratik K, thank you so much. We'll try to participate जितना होगा. Okay, right? Now let us start with the actual subject. अभी मैं क्या करूँगा पता है, जो बेसिक का पार्ट था ना वो हो गया, और यही सारा क्वेश्चंस आपको वाइवा में भी पूछा जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने ये वाला पार्ट करा दिया. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट, दैट इज रेफ्रिजरेशन को डिफाइन कैसे करें. तो यार इतना तो पार्ट पता चला कि रेफ्रिजरेशन मतलब क्या, सर टेम्परेचर को कम करो और उसी जगह पे मेंटेन कर दो. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं. बस इसी को इंग्लिश में लिख देना है, अपना काम हो गया. इंग्लिश में कैसे बताएंगे? रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट. रिमूविंग हीट मतलब कूल करना होता है. रिमूविंग हीट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अ बॉडी और अ एनक्लोज्ड स्पेस. मतलब या तो कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे एप्पल था, या तो कोई एक स्पेस हो सकता है, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर से पूरा का पूरा हीट निकालना, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज फर्स्ट लोअर्ड एंड देन मेंटेन्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले टेम्परेचर को लोअर किया जाता है और उसी जगह पे कंटिन्यूअस वेपर कंप्रेशन साइकिल के जरिए हम लोग वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेशन. तो आई होप आपको रेफ्रिजरेशन का पूरा आइडिया आ गया रहेगा. सिर्फ इंग्लिश में लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं है, इजी है. Now let's talk about air conditioning. Now यहाँ पे लोग जब ये एयर कंडीशनिंग, मेरे को बताओ एयर कंडीशनिंग में क्या होता है. एक जनरल, मेरे को पता है रॉन्ग ही बोलने वाला है बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं. कोई भी एक सर, एयर को प्यूरिफाई करके टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं. क्या बात है यार, अनएक्सपेक्टेड. बहुत अच्छा बोला विनय, एकदम परफेक्ट. मेजोरिटी लोग है ना, जब भी मैं एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एयर को कूल करना मतलब एयर कंडीशनिंग. Now guys, that is not exactly air conditioning. हाँ, उसका एक पार्ट है बट पूरा का पूरा एयर कंडीशनिंग नहीं है. कंडीशन कर रहे हैं ना, कंडीशन मतलब क्या, उसका कंडीशन इंप्रूव कर रहे हैं. नो, नॉर्मली हम लोग रूम में एयर कंडीशन लगाते हैं, हम लोग को टेम्परेचर कम चाहिए रहता है, ठीक है, बिकॉज वी फील कंफर्ट. रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम रहेगा तो हमें कंफर्ट आता है, बट साथ ही साथ वो एयर को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है. इससे क्या होता है, एयर को प्यूरिफाई भी करता है और साथ ही साथ अभी जो नया एसी आ रहा है वो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता है. ह्यूमिडिटी मतलब अपने रूम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल, लेट सपोज अगर मैंने बोल दिया कि अगर आपको ये थर्मल और थर्मोडायनामिक अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर जरूर आएगा कि लेट सपोज रूम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और आपने टेम्परेचर कम कर दिया, एसी का टेम्परेचर कम कर दिया, तो विल यू फील कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल? क्या लगता है, क्या लगेगा आपको एंड व्हाई? जो भी लगेगा, क्यों लगेगा वो बताओ. एनीवन? Why will you feel uncomfortable यार? ऐसा क्या हो गया? मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने से और अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया क्या होगा? Why will I feel uncomfortable? Anyone? और कंफर्टेबल क्यों? No one? चलो मैं बता देता हूँ गाइस, बहुत सिंपल सा पार्ट है. अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो हवा में का जो भी गैस लिक्विड जो है, जो गैस के फॉर्मेट में, वो क्या हो जाएगा, वापस कंडेंस हो जाएगा और आपके पूरे बॉडी के ऊपर या फिर जो आपका कपड़ा विपड़ा रहेगा वो वहां पे गीला गीला होना चालू हो जाएगा. क्यों? बिकॉज आपने टेम्परेचर कम कर दिया है. तो जो आपका वाटर था जो गैस के फॉर्मेट में था वो कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्मेट में आना चालू हो जाएगा. इसलिए हमको मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो एयर कंडीशनिंग में बेसिकली हम लोग ये सारी चीजों को मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डू इज, हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, वी ऑल्सो कंट्रोल द मॉइस्चर कंटेंट, मोशन एंड प्योरिटी ऑफ एयर. मोशन यानी जो हवा रहती है वो ना घूमते रहनी चाहिए बेसिकली, तो वो वाला पार्ट भी करते हैं. प्योरिटी ऑफ एयर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस
upon the specific requirement of an application. तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है अबाउट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. अब मेरे लेक्चर्स में मैं ये देखता हूँ कि है ना बच्चों को इंपॉर्टेंस जब भी लेक्चर चल रहा है तभी की तभी मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने येलो में लिखा है तो ये आपको एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही कम है या फिर नहीं है. कोई अगर आपको क्वेश्चन रेड में दिखाई दे रहा है तो दैट क्वेश्चन इज ऑलरेडी केम मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जाम और आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है. समझ में आ रहा है. और जहां जहां पे मुझे लगता है कि डेरिवेशन का पार्ट है एग्जाम में आएगा वहां मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगा. ठीक है. ना इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एयर कंडीशनिंग में भी दो टाइप्स होते हैं. एयर कंडीशनिंग का पहला टाइप है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग और दूसरा वाला टाइप है आपका नॉर्मल कमर्शियल एयर कंडीशनिंग या फिर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग. ना इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है. नॉर्मली ऑफिस में आप जब भी जाओगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल होगा या फिर अगर कोई केमिकल प्लांट है वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो वहाँ पे काम होगा. या फिर अगर आप मीट इंडस्ट्री देखोगे जो गोश्त का जो इंडस्ट्री होता है मीट इंडस्ट्री वहाँ पे आपको जो जो भी आपका प्रोडक्ट रहता है उसको कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है. राइट. तो ऐसे जगह पे हम लोग इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हाट अबाउट कंफर्ट एयर कंडीशनिंग. नॉर्मल जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं कंफर्ट के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग. सो दीज आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ एयर कंडीशनिंग. वन इज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग दूसरा वाला है आपका कंफर्ट एयर कंडीशनिंग. राइट. नाउ विद दिस लेट मी स्टार्ट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन. राइट. ना देखो मैंने एप्लीकेशन वाला का पार्ट रेड में है मतलब ये एग्जाम में आया है और बहुत बार पूछा है. अभी इसको याद कैसे रखें. कम से कम 8 एप्लीकेशन लिखने हैं आपको. नाउ आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बता दोगे और फिर बाद में 3-4 एप्लीकेशन के बाद कुछ भी बता दोगे. ठीक है. तो वैसा मत करो. मैंने एक तरीका देखा है उसके हिसाब से आप करोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा. लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट. पहला वाला है प्रिजर्वेशन. हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब फूड में 2-3 नाम लिख दो. फूड हो गया वेजिटेबल्स हो गया फ्रूट्स हो गया राइट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गया. तो पहला हो गया प्रिजर्वेशन. दूसरा हम लोग मेडिसिन भी प्रिजर्व कर सकते हैं. तो दूसरा एग्जाम्पल लूंगा प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन एंड सीरम्स और ब्लड. ठीक है. जो ब्लड बैंक होता है वहां पे भी हम लोग रेफ्रिजरेशन या फिर रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल करते हैं टू प्रिजर्व द मेडिसिन ब्लड और सेरम. राइट. तो पहले दो एग्जांपल्स में आपको क्या लिखना है सिर्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचना है. ठीक है. फिर बाद वाले एग्जांपल देखो कैसे है कूलिंग. इसके बाद में जो 4 एग्जांपल्स में देने वाला हूं ना सब में कूलिंग करने वाले हैं बट अलग अलग चीजों को कूलिंग करेंगे. पहला एग्जांपल है कूलिंग ऑफ वाटर एंड बेवरेजेस, कूलिंग ऑफ लिक्विड्स इन केमिकल प्रोसेस प्लांट्स, देन प्री कूलिंग एंड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड इन प्रिपरेशन ऑफ बटर. तो हम लोग क्या बात करें देखो पहला 2 सिर्फ प्रिजर्वेशन का था. बाद में वाला 4 जो है वो कूलिंग के बारे में. पहला हम लोग ने नॉर्मल लिक्विड और बेवरेजेस को कूल किया. फिर केमिकल प्रोसेस में केमिकल्स को कूल किया. बटर बनाने के लिए मिल्क या फिर पास्चराइज्ड मिल्क को हम लोग ने कूल किया. फिर बाद में कूलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन वर्क. ये भी किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट. कि हम लोग जो सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉक होते हैं उनको भी कूल करते हैं. सो 4 वाले बाद वाले एग्जाम्पल क्या थे सिर्फ कूलिंग के बारे में थे. ठीक है. अभी इसके बाद जो आएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म रबर एंड एक्सेट्रा. इतना लिख दो. समझ में आ रहा है. तो 3 सिंपल कलर्स आपको याद रखना है. पहला वाला कौन सा था. पहला वाला पास्चराइजेशन, सेकंड वाला कैटेगरी क्या था कूलिंग वाला और थर्ड वाला मैन्युफैक्चरिंग. ये 3 दिमाग में छप जाएगा ना. आई एम श्योर कि मेजोरिटी लोगों को अभी यार थोड़ा बहुत याद भी हो गया रहेगा कि हाँ 3 याद रखना है मेरे को. पहला वाला पार्ट कौन सा है. पहला वाला पार्ट है अपना ये वाला पार्ट दैट इज प्रिजर्वेशन, फिर कूलिंग एंड तीसरा वाला मैन्युफैक्चरिंग. फिर उसके हिसाब से आप लिख लोगे इजीली याद हो जाएगा. राइट. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार आ चुका है एग्जाम में. दिस विल कम फॉर अराउंड 6 मार्क्स इन योर पेपर्स. तो इजी है प्रिपेयर कर लेना. राइट. लेट मी स्टार्ट विद द अदर थ्योरी दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट पंप, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर. नाउ गाइस यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चे है ना गड़बड़ कर देते हैं. ठीक है. तो मैं आपको बहुत इस बार ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कैसे करने वाले. ध्यान देना एवरीवन. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कांसेप्ट कॉल्ड एज हीट इंजन. पहले हम लोग बात करेंगे हीट इंजन के बारे में. तो लेट्स हैव हीट इंजन इन फ्रंट ऑफ अस. नाउ हीट इंजन का बेसिकली काम क्या होता है. वर्क प्रोड्यूस करना होता है या वर्क कंज्यूम करना होता है. कौन बताएगा. डू वी वर्क प्रोड्यूस करना. वर्क प्रोड्यूस करना. राइट. नाउ इंजन बेसिकली वर्क प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग फ्यूल. जब भी फ्यूल बर्न होगा तो उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई होगा. तो दिस ओवर हियर द अपर पार्ट इज नथिंग बट हीट सोर्स दैट इज नथिंग बट फ्यूल. जो बर्न हुआ फ्यूल है वो उसमें से क्या होगा जो भी हीट एनर्जी है. लेट मी जस्ट शो दिस हीट एनर्जी. लेट मी नेम दिस हीट एनर्जी एज Q1. इसको मैं बोल देता हूँ Q1. ये क्या चलेगा ये इंजन के अंदर जाएगा. इंजन के अंदर मतलब क्या पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म जो है उसको मूव कराएगा और फिर ये क्या करेगा ये वर्क प्रोड्यूस करेगा. मेरे को बताओ पूरा का पूरा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होने वाला है क्या.
इज इट गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द नहीं। हीट? तो बाकी का बचा हुआ पार्ट कहाँ पे जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। तो कैन आई से देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिजेक्टेड हीट, तो यहाँ पे रिजेक्टेड हीट आएगा, लेट अस नेम दिस एज Q2, राइट? यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा फ्यूल का, जब वो बर्न हुआ उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेट्स सपोज दिस टेम्परेचर इज T2, लेट्स सपोज मैंने नॉट T2, मैंने इसको ले लिया T1, और ये वाला टेम्परेचर है T2। ना मेरे को बताओ T1 और T1 और T2 में ये तो पार्ट इजी है कि T1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T2, ये समझ में आता है, राइट? मेरे को बताओ T2 का जो टेम्परेचर है, विल इट बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और लेस देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? जो हम लोग इंजन में से गैस फेंकते हैं बाहर, एग्जॉस्ट गैसेस, उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, ये याद रखना। बाद में बताऊंगा कि कैसे करके, वो डायग्राम में भी दिखाएंगे। तो याद रखना कि T2 इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लेट मी से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मैं TO से डिनोट करता हूँ, तो आई कैन से ओवर हियर T2 is greater than the atmospheric temperature TO. Simple. तो हीट इंजन हो गया अपना काम करके, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स कॉल्ड एज हीट पंप। अभी हीट पंप क्या होता है? हीट पंप में बेसिकली मेरे को ये बताओ पहले, वर्क कंज्यूम करता है कि वर्क प्रोड्यूस करता है? कंज्यूम। कंज्यूम करता है, ये पहला पार्ट है। हीट पंप वर्क कंज्यूम करता है। दूसरा पार्ट, हीट पंप गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? गरम। गर्म करने के लिए। तो गर्म करने के लिए तुम लोग कौन से मौसम में इस्तेमाल करोगे, ठंडी में या गर्मी में? विंटर में। विंटर में। तो विंटर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से हम लोग हीट निकालते हैं, और वो हीट हम लोग रूम के अंदर फेंक के रूम को गर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है, मैं क्या करूंगा, पहला मेरा ये बाहर से, मतलब जो बाहर जो एटमॉस्फेयर रहेगा उसमें से हीट खींचूंगा, और वो क्या करूंगा मैं रूम के अंदर फेंकूंगा। बट ये हीट खींचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, मेरे को बताओ, जो भी मैं वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा एनर्जी हीट पंप में चला जाएगा कि कुछ वेस्ट भी होगा? वेस्ट भी होगा। वेस्ट भी होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने Q2 वाला हीट एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पे मैंने वर्क दिया, तो इसमें से पूरा का पूरा एनर्जी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट भी हो जाएगा, और वो होने के बाद ये आगे चला जाएगा। और लेट सपोज यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर Q1, और ये जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग हीट फेंक रहे हैं, दैट इज नथिंग बट माय रूम। ठीक है? तो लेट सपोज ये वाला मेरा टेम्परेचर लिख लेता हूँ T1, लेट सपोज दिस इज माय टेम्परेचर T2। नाउ यू थिंक एंड टेल मी, T1 टेम्परेचर बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा? T1। T1। तो वापस यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट? नाउ वेरी क्लेवरली ट्राई टू टेल मी, यहाँ पे T2 बड़ा होगा या TO बड़ा होगा? T2। T2 पक्का? सोच के देखो, ये कहाँ, ये कौन से सीजन में? नहीं, T1 बड़ा होगा। TO क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मेरे को बताओ अभी ये कभी इस्तेमाल करते हैं? ये विंटर में इस्तेमाल करते हैं कि समर में? आपने बोला विंटर में। तो विंटर में टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और लेस देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या होता है? ठंडी में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, जो अभी नॉर्मली सीजन में होता है, उससे ज्यादा रहता है कि कम हो जाता है टेम्परेचर? कम होता है। ज्यादा। ग्रेटर? क्या बात है, ग्रेटर, क्या बात है। मेरे को बताओ अभी जो लेस होगा ना बाबा, अभी रूम टेम्परेचर अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 23 या 22 डिग्री के आसपास पकड़ लो, राइट? तो विंटर में वो कम हो जाता है ना। तो कहने से यहाँ पे वी कैन से T2 विल बी एक्चुअली लेस देन दैट ऑफ TO। ज्यादा कम नहीं होगा बट कम तो होगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये वाला था अपना हीट पंप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट को नीचे लोअर टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर पे फेंकने का काम करता है, और वो परफॉर्म करने के लिए हमको वर्क कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी डिड। और इसमें हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट है ना, इसके अंदर, रूम के अंदर जो हीट जा रहा है ना, उसके ऊपर रहता है। ठीक है? पूरा का पूरा फोकस किसके रहता है? इसके ऊपर, Q1 के ऊपर, कि हम लोग रूम के अंदर कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं। लास्ट वाला कंपोनेंट इज नथिंग बट रेफ्रिजरेटर। ना रेफ्रिजरेटर का काम, अच्छा पहले तो ये बताओ, रेफ्रिजरेटर में वर्क कंज्यूम करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं? बोलो क्या करते हैं, वर्क कंज्यूम करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं? कंज्यूम। कंज्यूम करते हैं बाबा, वर्क कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे भी वर्क कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? बिकॉज जो फूड मटेरियल है उसमें से हमको हीट खींचना है, तो उसमें से हम लोग हीट खींचेंगे। लेट मी जस्ट सी, समवन हैज आंसर्ड कंज्यूम, राइट? तो उसमें से हम लोग हीट खींचने वाले हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ से हीट खींचा, लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दैट।
रूम में से, ये रूम होगा या तो एक बॉक्स होगा या फूड मटेरियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें से मैंने हीट खींचा। ये खींचने के लिए मेरे को कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर बाद में जो मैंने वर्क परफॉर्म किया और जो हीट खींचा है वो मैं एटमॉस्फेयर में फेंक दूंगा। समझ में आ रहा है? हायर टेम्परेचर। सो दिस ओवर योर गाइस, लेट मी जस्ट ड्रॉ फर्स्ट दिस विल बी नथिंग बट एटमॉस्फेयर में फेंक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, वापस वी कैन सी दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। ये इतना पार्ट तीनों में क्लियर हो जाता है। एंड दिस टाइम ये जो रूम टेम्परेचर है, जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है ना, अभी तो आई एम श्योर यू कैन डेफिनेटली आंसर, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा एटमॉस्फेयर से कि ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। समझ में आ रहा है? सो व्हाट वी कैन डू इज, ये तीनों इंजन को हम लोग इस एटमॉस्फेरिक लाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इसका जो लोअर टेम्परेचर था इट वाज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये जो था वो एटमॉस्फेयर से सिर्फ थोड़ा सा नीचे था। समझ में आ रहा है? क्योंकि विंटर में इतना बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाता है, कम होता है बट इतना भी ठंडा नहीं रहता है कंपेयर टू द रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर में बहुत ही कम होता है, तो वी कैन से T2 इज एक्सट्रीमली लेस देन दैट ऑफ T1, राइट? ना यार मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर आपको हीट पम्प एंड रेफ्रिजरेटर समझा रहेगा तो कितने जन को यहाँ पे हीट पम्प एंड रेफ्रिजरेटर समझे? जस्ट क्लिक ऑन यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। ये समझा मेरे को सर, ठीक है, चलो एवरीवन जस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट, फटाफट यस सिंबल पे तो क्लिक करना है, कौन सा हिमालय चढ़ने को बोल रहा हूँ फटाफट एवरीवन, इफ यू हैव अंडरस्टूड, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, नो का सिंबल है भाई, वहां पे क्लिक कर दो, I'll that's okay with me, but do participate भाई। प्रणव, किरण, जयेश, अमित, अमन, प्रतीक मानकर भाई, बताओ यार, बताओ फटाफट। कैसा पता है, धीरे धीरे तुम लोग भी बोर हो जाएगा अगर तुम लोग कुछ भी ऐसा टाइप या फिर सुनते बैठेगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है करके, वैसा है। थैंक यू एवरीवन फॉर आंसरिंग नाउ। तो आंसर आप लोग को पता चल गया रहेगा कि हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ना मेरा क्वेश्चन है यार, हीट पंप में भी हम लोग से नीचे से हीट निकाल के ऊपर फेंक रहे हैं और वर्क को कंज्यूम कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग नीचे से हीट निकाल रहे हैं और ऊपर फेंक रहे हैं और यहाँ पे भी वर्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर? काम तो वैसे ही कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? ये वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ क्या फर्क है दोनों में? कि कुछ भी फर्क नहीं है सर। और सर हम किधर से हीट निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हीट तो दोनों जगह पे यहाँ से ही निकाल रहे हैं ना, लोअर टेम्परेचर से। सर पहले में रूम को हीट दिया और सेकेंड में रूम से निकाला हीट रेफ्रिजरेशन में। तो यहाँ पे दिया कहाँ से और निकाला कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हीट पंप, तो हीट पंप में किसको दिया ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? एंड रेफ्रिजरेटर में किसमें से हीट निकाला वो इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हीट पंप में क्या इंपॉर्टेंट है, किसको हीट दिया, तो मतलब ये वाला टेम्परेचर या फिर ये वाला हीट इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो यहाँ पे हीट किसमें से निकाला वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मेरा Q2 का वैल्यू या T2 का वैल्यू, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये याद रखना गाइस, भूलना मत, whenever you are talking about this, ये वाला पार्ट याद रहना चाहिए, ठीक है? Now with this let me move forward and talk about something very simple part, that is coefficient of performance. Now coefficient of performance को हम लोग शॉर्ट में प्यार से COP बोलते हैं, आई एम श्योर ये आप सबको पता है। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, एंड सबको पता है एफिशिएंसी का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? पता फटाफट एवरीवन, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? आउटपुट अपन इनपुट। बराबर है। नाउ रेफ्रिजरेटर में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में आउटपुट में हमको क्या चाहिए रहता है? हीट चाहिए रहता है कि कूलिंग चाहिए रहता है? व्हाट डू वी वांट इन अ रेफ्रिजरेटर इन द आउटपुट? हीटिंग चाहिए रहता है कि कूलिंग चाहिए रहता है? कूलिंग चाहिए रहता है, राइट? तो कूलिंग के लिए कहने से एज पर द डायग्राम दैट वी जस्ट लर्न, कूलिंग के लिए हमारा फोकस इसके ऊपर होगा कि कितना वाला हीट निकाला, बराबर है? एंड आउट इनपुट में हमको क्या देना पड़ा? वर्क विल बी ऑलवेज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन दिस हीट, दैट इज Q1 माइनस Q2, इनके बीच में का डिफरेंस ही क्या होने वाला है? हाँ बोल ना शुभम, काय झालं, डाउट है? हा सर ते एकदा डिफरन्स सांगाल का परत? माझं नेट इश्यू होतं, रेफ्रिजरेटर अजून आलं. अच्छा ठीक है, मी नाही सांग, अच्छा ठीक है मीच सांगतो बेसिकली। इनकेस अगर बाद में भी अगर आपका ऐसा कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है ना, वी वोंट बी एबल टू रिपीट एवरी टाइम बिकॉज फिर सब बाकी के बंदे बोर हो जाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ। एंड यू कैन ऑलवेज री वॉच एवरीथिंग इन दी वीडियो लेक्चर्स, मैं आपको सबको वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा जो भी पार्टिसिपेट करे उनको। तो
कुछ भी अगर मिस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन या फिर बिकॉज ऑफ वाई वाज और एनीथिंग, टेंशन मत, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या समझते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीट पंप, अपना फोकस कहाँ पे रहेगा कि हम लोग कहाँ पे भेज रहे हीट, हीट पंप में इंटरेस्ट कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे हीट भेज रहे, मतलब रूम के अंदर, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर, आवर फोकस विल बी कहाँ से हीट निकाल रहा है, समझ में आया, दैट इज ऑन द Q2। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हीट पंप, वी शुड फोकस ऑन Q1, and whenever we are talking about refrigerator, we should focus on Q2. कळलं शुभम? Yes, sir. Yes, sir. बस तेवढाच डिफरन्स आहे, नथिंग एल्स. Now let me Okay, start sir. with the other part, that is nothing but coefficient of reference, COP, right? Now इसको और एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, that is derive relationship between COP of refrigerator and COP of pump. ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी एक फॉर्मेट में आ सकता है, बट दोनों का सोल्यूशन जो है वो वैसा ही होने वाला है, तो आई एम श्योर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को बताया था कि यार एक बेसिक, सबसे बेसिक कि ये क्या होता है, मतलब एफिशिएंसी, सीओपी का एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, किसी भी एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट, अगर मैं आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आउटपुट में मेरे को इस पहले हीट पंप के बारे में बात करते हैं। हीट पंप में मेरा आउटपुट क्या होता है, Q1 होता है आउटपुट कि Q2 होता है? Q1 हाँ Q1, राइट। सो हीट पंप में मेरा आउटपुट क्या होगा, Q1, राइट। सो व्हाट विल डू इज विल राइट Q1 इन द न्यूमरेटर, सो दैट इज नथिंग बट हीट रिजेक्टेड in the heat space, that is Q1 upon work input. Simple. Now if I want to write it further, I can write this as Q1 upon work. Simple. Now what I'll do is I'll talk about coefficient of performance for a refrigerator. Now refrigerator में हमारा इंटरेस्ट किस में रहता है, in a refrigerator we'll focus on what, Q1 or Q2, right? So we'll focus on Q2. So यहाँ पे आ जाएगा heat rejected या फिर heat refrigerating effect, that is Q2 upon W. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ that is Q2 upon W, right? तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए between COP of refrigerator and that of pump, मतलब मेरे को इन दोनों को रिलेट कराना है। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे को बताओ इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसका बड़ा होगा, COP ऑफ हीट पंप बड़ा होगा या COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बड़ा होगा, सोच के बताओ। हीट पंप, व्हाई, बिकॉज Q1 will be always greater than Q2. हम लोग ने पहले भी देखा T1 was always greater than T2, वैसे Q1 will be also always greater than Q2, इसलिए heat pump will be always greater than refrigerator. So what I'll do is I'll just take a difference between two, ठीक है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस लूंगा, that is COP of heat pump minus COP of refrigerator. अगर इनका डिफरेंस लिया है मैंने तो कहने से यहाँ पे मुझे क्या आएगा, Q1 upon W minus Q2 upon W. यहाँ पे कहने से डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, Q1 minus Q2 upon W. But what is W equal to? W is equal to nothing but Q1 minus Q2. So I can write this as Q1 minus Q2 upon denominator में Q1 minus Q2. Now what can we see? ये दोनों जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा, so this will get cancelled and this will be equal to 1. Now ये जो माइनस था ना, माइनस COP of रेफ्रिजरेटर, उसको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, COP for heat pump is equal to 1, यहाँ का 1 प्लस ये माइनस वाला वहां पे जाके प्लस बन जाएगा, and this will become COP of refrigerator. So guys, this is the equation that you people need to remember. The COP of heat pump is equal to COP of refrigerator, 1 plus COP of refrigerator. इसको याद रखना भी easy है। कभी कभी बच्चा, किसी को कंफ्यूजन होता है क्या ऐसा कि यार यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हीट पंप आएगा कि रेफ्रिजरेटर आएगा, ऐसा कंफ्यूजन होता है किसी को? क्योंकि फॉर्मूला में यही है ना, 1 तो है, सिंपल है, देखो याद रखो, हमेशा याद रखना हीट पंप ज्यादा होगा तो 1 प्लस ये हीट पंप जो भी ज्यादा होगा वो हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, बस। हीट पंप ज्यादा होगा तो हीट पंप लेफ्ट साइड में, बस इतना याद हो जाएगा तो भी आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा याद रखना। Now let me continue with the second part of this particular session. And हाँ, एक फॉर्मूला सिंपल सा, relative COP is nothing but actual COP upon theoretical COP. ये मुझसे एक फॉर्मूला है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो, ताकि फ्यूचर में अगर हुआ कहीं पे भी इस्तेमाल करना हो तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। Now with this let me start with the other theory, that is define energy efficiency ratio. ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है,
ये अलग अलग क्वेश्चन है और कभी कभी अकेले एक साथ में आए, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ एफिशिएंसी रेशियो है तो अगेन इट विल बी सेम थिंग, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे बात सेम करने वाले, बट वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पार्ट कि ये होता क्या है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है वो पहले रीड करते हैं, आई एम श्योर आपको थोड़ा बात आइडिया आ जाएगा क्या बात की है। द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, बराबर है, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड। हीट रिमूव मतलब हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें, और हीट रिमूव कर रहे हैं मतलब आउटपुट के बारे में बात करें। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अ स्पेस इन बीटीएचयू। बीटीएचयू इज नथिंग बट ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आप लोग बोलेंगे यार सर ये बीटीएचयू में क्यों चाहिए, भाई उन्होंने पहले इन्वेंट किया तो उनकी मर्जी, हम लोग उनको फॉलो करेंगे और कुछ नहीं है रीजन, ठीक है। सो बीटीएचयू इज देयर यूनिट इन अ एचवीएसी, दैट इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है हम लोग इन तीनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं पर वैट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो हम लोग बेसिकली क्या कंपेयर करें पता है, जो नॉर्मल सीओपी का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें भी सर आपने आउटपुट अपॉन इनपुट लिया था, इसमें भी आप आउटपुट अपॉन इनपुट ले रहे हो, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क बता दो। देखो जब भी हम लोग सीओपी के बारे में बात करते हैं ये आउटपुट अपॉन इनपुट था, राइट। तो यहाँ पे ऊपर क्या था, ऊपर हीट रिमूव्ड था विच वाज नथिंग बट Q2, और यहाँ पे वर्क डन था दैट वाज नथिंग बट Q1 माइनस Q2। तो बात कैसी कि यहाँ पे तीनों जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो हीट के टर्म्स में, बट हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, कंप्रेसर तो वर्क परफॉर्म करते हैं, बट उसको उसके पहले भी हम लोग देते हैं क्या वर्क परफॉर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में बताना है। तो ये भी एनर्जी एफिशिएंसी का ही रेशियो है, बट ये हीट अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो वाला पार्ट आने वाला है। तो दैट इज अ डिफरेंस, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेसिक हीट रिमूव्ड इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड इन वैट्स पर आवर। बट यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये ऊपर ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अपन अपने वाले भाषा में लेके आते हैं। उसके लिए मेरे को कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 वैट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और उसका सिंपल सा इक्वेशन वाला पार्ट ये है, दैट इज 1 वैट आवर इज इक्वल टू 3.412 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। समझ में आ रहा है। अभी इससे फायदा क्या है, देखो ध्यान देना मैं क्या करूँ, EER का जो रेशियो है दैट कैन बी रेशियो इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अभी मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, मेरे को इसको वैट आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 3.412 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हुआ इससे सर, हुआ क्या, अभी सोचो तो सही। अभी इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस व्हाट कैन आई राइट, कम ऑन बताओ क्या लिख सकता है मैं, एनीवन क्या लिख सकता है। 3.412 into heat removed in BTH will be equal to what? 1 watt hour. हाँ 1 watt hour। तो यहाँ पे this will become heat removed in watt hour, right? अच्छा heat removed in watt hour, तो ये वाला पार्ट आ गया, ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है। नाउ फायदा क्या हुआ इससे यार, इससे देखो बहुत सिंपल सा पार्ट है। नाउ दिस इज नथिंग बट heat removed in watt upon heat consumed in watt, तो this can be written as COP। what can be written as, this can be also written as COP। तो बेसिकली ये EER can be written as 3.412 times of COP, ये ऐसा लिख सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बट ये आपको बुक्स में ऐसा दिखाई देगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सर ये ऐसा क्यों आया करके, ब्लाइंडली सिर्फ रट्टा मार के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट क्या था, डिफाइन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है फॉर लेट सपोज 5 मार्क्स, तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है सही तरीके से, फिर बाद में आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखना है और ये वाला यूनिट लिखना है बस। इफ यू कैन राइट दिस मच तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ही था, डिफाइन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। उसका आगे का पार्ट है राइट नोट ऑन स्टार रेटिंग इन BEE, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। BEE इज नथिंग बट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नाउ इसका जरूरत क्या है और ये है क्या, भाई देखो अपने यहाँ पे अगर मेरे को ये देखना है कि ये जो खाना है या जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है कि नहीं, तो हम लोग उसके ऊपर लेट्स सपोज सोना असली है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है। आप और मैं तो सोनार नहीं हूँ, तो हम लोग को पता कैसे चलता है, हाउ डू वी कम टू नो कि दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड, एनीवन। या अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको कैसे पता चलता है कि ये सेफ है, ये अच्छा है, कि खा जाते हो बकासुर जैसा कुछ भी दो हमको खा जाएंगे कुछ भी, यस, हाउ डू यू कम टू नो,
काय काय प्रणव? एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. व्हाट एल्स? ठीक है, एक्सपायरी डेट इज वन वे, बट समथिंग एल्स. हाँ, सुनील ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, दैट इज FSSAI मार्क होता है. परफेक्ट. गोल्ड में भी हॉलमार्क होता है. तो जब भी हम लोग कोई भी अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको ISI या फिर FSSAI ऐसा कुछ साइन दिखाई देगा जो कि गवर्नमेंट बॉडीज ने दिया रहता है. तो गवर्नमेंट बॉडीज का कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है. वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या जाता है, वो वॉलंटरी जाता है गवर्नमेंट के पास, अपना जो प्रोडक्ट रहता है उसको वेरीफाई कराता है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देने के बाद वो स्टैंप्स लगा सकता है. इसलिए एज अ कंज्यूमर मुझे पता चलता है कि ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है और मैं इसको सेफली इस्तेमाल कर सकता हूँ. इसी के लिए हम लोग वैसे ही यहाँ पे एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है यूएसए में. उन्होंने 2006 में ये बॉडी चालू हुआ था और उन्होंने एक रेटिंग सिस्टम चालू किया कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर होगा, कुकर होगा, फैन होगा, तो उनको इन लोग क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है, राइट. और ये रेटिंग होता है 1 to 5 के बीच में, 5 बीइंग द हाईएस्ट नंबर. अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 का रेटिंग है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. बट यार मेरे को एक बताओ, इसमें फायदा क्या है? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, लेट्स सपोज आप फ्रिज बनाते हो, आप क्यों जाओगे यार ये एजेंसी के पास? लेट्स सपोज उन्होंने कंपलसरी नहीं किया, ये वॉलंटरी पूछ रहे हो, मतलब आपने खुद से जाना है, तो क्यों जाओगे? व्हाई विल यू? फायदा क्या, आपका क्या फायदा है? कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड. समझ में आ रहा है? कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना चालू करेगा, राइट. सो दिस इज वन रीजन बिकॉज ऑफ दिस मैन्युफैक्चरर्स विल गो एंड गेट द रेटिंग. उन लोग एनालिसिस गवर्नमेंट करेंगी और फिर उनको रेटिंग मिल जाएगा. इसलिए ये अप्लायंस को कभी कभी मैंडेटरी होता है कुछ चीजों में, जैसे सोने का हो गया या फिर कुछ और चीज हो गया. कभी कभी ये वॉलंटरी भी होता है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कराना है तो ये टेस्टिंग के फेज से जाओ, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया या फिर जो बॉडी है उसने अप्रूवल दे दिया तो आपको मार्क मिल जाएगा, वैसा वाला पार्ट है, ठीक है. और एक बात, ये जो रेटिंग्स होती है वो आपको हमको हर साल के हिसाब से चेक करना है. फॉर एग्जांपल आज मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा और प्रणव ने 1 साल के बाद खरीदा. अभी मेरे पास जो है उसका रेटिंग 5 है, प्रणव का 4 है. फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि प्रणव का रेफ्रिजरेटर मेरे से ज्यादा बेटर है. क्यों? बिकॉज उसका रेटिंग जो है वो नए स्टैंडर्ड के हिसाब से नया वाला रेटिंग है. समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट का रेटिंग भी हम जब कंपेयर करते हैं तो ये भी देखना है कि वो कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है. एंड दैट इज व्हाट दिस इज टेलिंग, दैट इज the application, ये वाला part, that is start rating may also change with years gone by, hence the comparison of the appliance for the rating must be done based on the same year. वो same year का ही product होगा तो ही compare कर सकते हैं of manufacture of an appliance. Simple, समझ में आ रहा है? तो guys this was theory का part, I'm sure आपको समझा रहेगा. इसके बाद वाला part एक छोटा सा theory है, फिर बाद में numerical चालू करेंगे. But before moving further, I just want to know from you people, यार समझ में आ रहा है क्या? How many of you are able to understand everything so far? We started at 6:30 and we are almost 1 hour into the lecture. I just want to know कि यार हजम हो रहा है क्या? और सिर्फ टिक करने के लिए टिक मत करो यार. मेरे को पता है बच्चे मेरे को बोलते सर क्लास कॉलेजेस का लेक्चर्स में सिर्फ PPT रीड करते, ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता. तो कहीं ना कहीं पे यार मुझे भी वो फोबिया है. आप लोग मुझे रेटिंग देके बताओ कि यार ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी मुझे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है, राइट. सो नॉट एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग. एक बार इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, नो के ऊपर क्लिक कर देना. अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यस के ऊपर क्लिक कर देना. एवरीवन 1 सेकंड, सो दैट आई नो कि यार सही जा रहा है करके. या मैसेज में कर दोगे. थैंक यू धीरज फॉर द 5 स्टार, थैंक यू. बट डू पार्टिसिपेट गाइस, मुझे आइडिया आ जाता है बस. चलो ठीक है, फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करे सब पब्लिक तो यार मैं कुछ बोल नहीं सकता. बट आई विल कंटिन्यू टीचिंग. बट जिन्होंने भी बोला उन्होंने अच्छा ही बोला, तो लेट मी कंटिन्यू. ये वाला पार्ट है, दैट इज डिफाइन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. नाउ टन, एक टन में कितना किलो होता है? हाउ मेनी किलोज आर देयर इन 1 टन? 1000 kg. 1000. कितना बजे तक है? विल कंटिन्यू. ये लेक्चर 8 o'clock के पहले वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी. और नॉर्मल अपना जो लेक्चर्स का टाइम फ्रेम रहेगा, इट विल बी बिटवीन 1 hour to 1.3 hour, 1.5 hour. क्योंकि मेरे को पता है उसके बाद है ना, या तो डेटा खत्म हो जाएगा या तो आपका सुनने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, तो मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है. तो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब 1 किलो, नॉट 1 किलो, 1000 kg के बर्फ, 1000 kg का बर्फ मतलब लेट्स सपोज मेरे पास 1000 kg का पानी है, उसको अगर मेरे को बर्फ में कन्वर्ट करना है एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे को कितना एनर्जी डालना पड़ेगा
या फिर मेरे को कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा। वो जो हीट रिमूव करना पड़ेगा ना, दैट इज नथिंग बट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो मैं वापस एक्सप्लेन भी करता हूँ। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स कैपेसिटी टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। मतलब लेट सपोज गाइस मेरे पास एक पानी है, एक कंटेनर में मेरे पास पानी है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास पानी है और ये क्या करना है मुझे, मेरे को इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को इसको बर्फ में कन्वर्ट करना है। तो फटाक से तो बर्फ में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ लेटेंट हीट होगा, वो लेटेंट हीट को भी तो निकालना पड़ेगा। अभी मेरे को बर्फ में कन्वर्ट करना है, बट मेरे को जल्दी नहीं, मेरे को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से हीट निकालते जाऊंगा, राइट। आई कीप ऑन रिमूविंग द हीट फ्रॉम दिस सब्सटेंस फॉर 24 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। और ये ऐसा कितना हीट निकलेगा टोटल 24 घंटे में एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नथिंग बट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ में आ रहा है? उसका एक वैल्यू भी है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 3.517 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये याद रखना, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.517 किलो जूल पर केजी केल्विन। सिंपल। नाउ इसके बाद वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल्स आने वाला, तो प्लीज फोकस ऑन दिस कि डिराइव सीओपी इक्वेशन फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। नाउ कार्नोट बहुत सुना है आपने, आई एम श्योर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी रहेगा। लेट मी जस्ट रिवाइज दिस फॉर यू पीपल, राइट। अभी हम लोग ग्राफ के जरिए समझेंगे क्या हो रहा है। तो लेट मी हैव 2 ग्राफ इन फ्रंट ऑफ मी। ये वाला ग्राफ जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वाला ग्राफ होने वाला है और ये होने वाला है टेम्परेचर एंट्रोपी वाला ग्राफ। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द रेफ्रिजरेशन साइकिल। नाउ रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो कूलेंट होता है ना, कूलेंट वो क्या करेगा पता है, वो हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले कार्नोट साइकिल इन जनरल बोलते हैं। पहले पॉइंट 1 पे है, लेट मी सी, दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। कैसे पता चला सर? वॉल्यूम देखो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, अभी वॉल्यूम यहाँ पे है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब एक्सपांशन हुआ है। बट एक्सपांशन कैसे हुआ है? टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ भी देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है। जस्ट अ सेकंड ना गाइस, समवन केम, आई जस्ट नीड टू गो देयर। ओके ओके, सो कहाँ पे था मैं? हाँ, सो यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है, बट एक्सपांशन करते करते हम लोग ने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया कि कम किया? बोलो कम किया। फटाफट, कम किया। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट ऐड हो रहा है कि हीट रिमूव हो रहा है? रिमूव। रिमूव हो रहा है। जब भी हीट ऐड या रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भूलना मत, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है, बट कैसा एक्सपांशन हुआ है? एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो प्रोसेस जो पहला वाला प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस ए टू बी, इज नथिंग बट एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको इतना याद होना चाहिए कि ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ। फिर बाद में बहुत कुछ बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट 2 पे आया, इसमें गैस एक्सपांड हुआ और हम लोग ने हीट को क्या किया, हीट को रिमूव किया, इसलिए इसको एडियाबैटिक एक्सपांशन बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट मोटा मोटा बात क्या है कि भाई ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है। ठीक है, फिर बाद में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से वापस हम लोग एक्सपांशन करने वाले हैं। कैसे पता चला? सर वॉल्यूम वापस इंक्रीज हुआ है और प्रेशर भी डिक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हेनेवर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। तो कहने से दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्मल एक्सपांशन। सिंपल। तो अभी हम लोग ने एक्सपांशन करके कूलिंग का पार्ट हो गया, राइट? कूलिंग का पार्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कूलिंग करने के बाद जो भी जो भी हमारे पास कूलेंट होता है उसको हम लोग कंप्रेसर में भेजते हैं। कंप्रेसर में ऑब्वियसली कंप्रेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्रेशन। कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन जब भी करेंगे तो व्हाट विल हैपन, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये अभी मेरे को बताओ तुम लोग, ये लेट्स सपोज दिस वाज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट? तो सी टू डी, डी जब जो वाला प्रोसेस है उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या हो रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। Adiabatic compression, perfect Pratik. This will be called as adiabatic compression. And final process वापस थोड़ा सा compression करते हैं हम लोग, but at a constant temperature. So उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
फटाफट क्या बोलेंगे उसको? आइसोथर्मल कंप्रेशन। compression. समझ में आ रहा है ना गाइस? ये मैं क्यों कराया पता है, बिकॉज आपको ग्राफ देख के ये सब लिखने आना चाहिए, ना कि उल्टा कि आप पहले लिखो फिर बाद में ग्राफ भी रट्टा मार के डालो। ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। आप ग्राफ को समझो भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो कुछ नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं। ये वाला जो पार्ट है ना, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज, देख के पता चलता है भाई ऐसा ऐसा है। तो ग्राफ को सिर्फ याद रखो, आपको ये वाला पार्ट अपने आप याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ लेट मी जस्ट राइट टेम्परेचर का पार्ट। लेट सपोज ये वाला टेम्परेचर है T2 और ये वाला टेम्परेचर है T1 एंड यहाँ पे इतना एंट्रोपी वाला पार्ट है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है? सीओपी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है बताओ? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? हीट रिमूव्ड, दैट इज नथिंग बट हीट रिमूव्ड, हीट रिमूव्ड अपॉन व्हाट? अपॉन वर्क डन, हीट रिमूव्ड अपॉन वर्क डन। अभी हम लोग को ना ग्राफ में से है ना वो वाला पार्ट निकालने आना चाहिए। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। जितना भी हम लोग हीट रिमूव कर रहे हैं ना, जो भी हम लोग हीट रिमूव कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट। इस ग्राफ के नीचे का जो पार्ट है, ये जो लाइन के नीचे का पार्ट है, ये वाला एरिया, अगर मैंने ग्राफ पे ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा कि हीट कितना रिमूव किया। सो दिस इज नथिंग बट हीट रिमूव। लेट मी आल्सो राइट इट विद द अदर वे, दिस इज नथिंग बट हीट रिमूव, दिस इज हीट रिमूव। ये समझ में आ रहा है? ये एरिया। कैन एनीवन थिंक कैन टेल मी कि एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये लेट सपोज ये वाला पार्ट ABCD लिख दे रहा हूँ मैं, ABC and D, दिस इज माय SC, दिस इज माय SB। बताओ, कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इजी है बाबा, बोलो फटाफट फटाफट। कैसा इंजीनियर बनेगा तुम लोग, जल्दी। 0 to T1 आणि SB B to C. हा बघ मला हा एरिया, हा कुठला शेप है? रेक्टेंगल। Rectangular. रेक्टेंगल का एरिया क्या है भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर है? हाँ, अभी मेरे को इसका वर्टिकल लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ तक है, दैट इज T1, बराबर है? सो ये हो गया लेंथ। ब्रेथ कहने से इज नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है, ये कहने से दिस इज नथिंग बट SC, ये पूरा का पूरा SC माइनस SB। SC माइनस SB करेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को ब्रेथ मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा SC माइनस SB एंड दिस वाज व्हाट? दिस वाज नथिंग बट हीट रिमूव्ड, दिस वाज नथिंग बट हीट रिमूव्ड। समझ में आ रहा है? तो हीट रिमूव्ड इज व्हाट? T1 मल्टीप्लाई बाय SC माइनस SB। ये इतना पार्ट क्लियर है? अच्छा एक काम करते हैं, मैंने जो तुम लोगों को बताया था उसमें मैंने यहाँ पे नीचे T2 लिखा था, तो अकॉर्डिंगली मैं लिख के रखता हूँ, वरना वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेट मी राइट ओवर हियर T2। ठीक है, लोअर टेम्परेचर T2 था तो मैं यहाँ पे T2 ले लेता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। तो हीट रिजेक्टेड अभी, और दूसरा वाला पार्ट अभी, व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? गाइस वर्क डन इज इक्वल टू दी, ये अंदर का जो एरिया, ये जो अंदर का एरिया ना, सिर्फ बॉक्स के अंदर का एरिया, वो वाला एरिया इज नथिंग बट माय वर्क डन। तो इसका एरिया कोई बताएगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका एरिया? बोलो बोलो फटाफट यार। यार लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ का वैल्यू क्या है? ये लेंथ कितना आएगा? ये लेंथ कितना आएगा? T2 minus T1. T2 माइनस T1, बराबर? ये ऊपर का वाला T1 है बाय द वे, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये कितना है? दिस इज नथिंग बट T1 माइनस T2, बराबर है? एंड व्हाट अबाउट ब्रेथ? ब्रेथ कितना है? ये लेंथ हो गया, लेट्स सपोज ये लेंथ हो गया। ब्रेथ कितना है? B minus C. SC माइनस SB, दिख रहा है ना? यही तो किया था, SC माइनस SB, ऊपर भी वही होने वाला है ना? Yes sir. हाँ, तो इफ आई वांट टू डू द कैलकुलेशन का पार्ट, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वापस। ठीक है, लेट मी जस्ट, रट्टा मत मारो गाइस, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, हीट एब्स्ट्रैक्टेड के बारे में बात करूँ तो दिस विल बी नथिंग बट, नीचे कितना था? नीचे था T2, ऊपर था T1, यहाँ पे था SB, यहाँ पे था SC। ठीक है, सो दिस वाज नथिंग बट T2 ब्रैकेट SC माइनस SB, राइट? फिर बाद में हम लोग ने दूसरा वाला पार्ट निकाला वर्क डन साइकिल के बारे में, दैट वाज नथिंग बट T1 माइनस T2 एंड ब्रैकेट में क्या था? SC माइनस SB। हमको निकालना क्या था? ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि आप लोग ने मेरे को क्या बोला? इज नथिंग बट हीट रिजेक्टेड, rather हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट रिमूव्ड अपॉन व्हाट? हीट रिमूव्ड अपॉन Work done. वर्क डन, राइट? गाइस हीट रिमूव्ड का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला ना, वो लिख दो ना यहाँ पे से। क्या आएगा? T2 ब्रैकेट SC माइनस SB अपॉन वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? T1 माइनस T2
ब्रैकेट क्लोज, SC माइनस SB, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? SC SB. SC माइनस SB, SC माइनस SB. तो कैन आई से COP का फॉर्मूला फॉर अ रेफ्रिजरेटर इज व्हाट? इट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2. ये समझ में आ रहा है? सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर COP ऑफ व्हाट? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. ये इतना समझा, हजम हुआ क्या, समझा कि नहीं? राइट. अच्छा अभी मेरे को एक बताओ, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को मेरे को आ गया. अगर मेरे को COP ऑफ हीट पंप चाहिए तो मेरे को बताओ हीट पंप में हम लोग कौन से टेम्परेचर के ऊपर फोकस करेंगे? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल नाही घेणार रे बाबा. रेसिप्रोकल घेतलं की पूर्ण उलट होणार, वर्क वरती जाणार, मग ती इंजिन बनून जाईल. इंजिन नाही बनवायची, पंप बनवायचा. हा. थँक्यू. सो टेल मी, इन अ रेफ्रिजरेटर आवर फोकस वाज ऑन टेम्परेचर T2, तो न्यूमरेटर में ये आ गया. बट हीट पंप पे हम लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं? जहाँ पे फेंकते हैं वहां पे कि जहां से निकालते हैं वहां पे? बोलो. जहाँ फेंकते हैं वहाँ पे क्यों? फेंकते हैं, यहाँ से फेंकते हैं, दैट इज नथिंग बट हीट रिजेक्टेड. तो कहने से ये वाले टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे. तो दिस विल बिकम T1 अपॉन T1 माइनस T2. ये समझ में आ रहा है? सिंपल समझ में आ रहा है? हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इज T1 अपॉन T1 माइनस T2 एंड COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज T2 अपॉन T1 माइनस T2. ये आई एम श्योर आपको इतना पार्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है. इज एवरीवन ओके विद दिस? सब लोग को यहाँ तक समझा है? एवरीवन 12-13 जनी आए तो Yes, सब लोग sir. अभी तक है, तो मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है. ठीक है. बट लेट अस सी, जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअली कितना समझा है. राइट. नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस. बहुत ही सिंपल सा हल्का सा सम है और ये 110% एग्जाम में आने वाला नहीं है. बट मैं ले रहा हूँ बिकॉज यार आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए. शुरुआत में मुझे डराना नहीं है आपको. तो लेट अस रीड दिस साइमल्टेनियसली. क्या बात की है? क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ, सिर्फ सुनो मत, रीड करो. क्या बात की है? अ मशीन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट का बार बार में कुछ भी इस्तेमाल करना है, ऑपरेट्स बिटवीन 310 केल्विन एंड 250 केल्विन. तो यहाँ पे T1 कौन सा है, T2 कौन सा, ये बता दो. T1 कौन सा है? 250. 250 क्या होगा हमारा? T1 होगा पक्का? हाँ. ये वाला हमारा T2 है. T2 एंड दिस ओवर योर इज T1. याद रखो, देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर हीट पंप में ऊपर वाला जो टेम्परेचर ना वो T1 है. हाइयर टेम्परेचर हमको T1 लेना है और लोअर टेम्परेचर हमको T2 लेना है. ऐसा जरूरी है क्या भाई? ऐसा कुछ जरूरी रूल नहीं है, बट हम लोग उस तरीके से एक सीक्वेंस बिठा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस. आगे जाके हमको खुद को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? दैट्स द रीजन मैं ऐसा बात कर रहा हूँ. तो हाइयर टेम्परेचर को आप T1 ले लेना, लोअर टेम्परेचर को T2 ले लेना. क्या बोला है? डिटरमाइन COP इफ इट ऑपरेट्स एज अ रेफ्रिजरेटर. अगर ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करे, कौन? ये मशीन अगर रेफ्रिजरेटर की तरह काम करे तो COP क्या होगा, और अगर वो हीट पंप की तरह काम करिए तो COP क्या होगा? ये क्वेश्चन है. मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि तुम लोग को आएगा कि नहीं आएगा? लगता है आएगा? इजी है किरण? हाँ सर. आएगा राइट. तो नॉर्मली व्हाट आई विल डू इज कि मेरे को, मैं अभी करो मत, मैं तुम लोग को सिर्फ ये बताता हूँ कि मैं तुम लोग को न्यूमेरिकल्स कैसे कराने वाला हूँ, सो दैट यू पीपल हैव एन आइडिया कि यार यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कैसे होने वाले. जस्ट अ सेकंड, मैं ना क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैल्सी ओपन करता हूँ एंड हम लोग साथ में करते हैं. ओरली हो जाएगा, इतना ईजी है, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं. लेट मी जस्ट ओपन द कैल्सी. किधर गया मेरा कैल्सी? आई एम श्योर सबके पास कैल्सी तो होगा ही, नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो यार इंजीनियरिंग में. Anyway, let me share the screen with you people, guys. Okay. अच्छा, कैल्सी दिखाई दे रहा है सब लोग को? Everyone can see the कैल्सी now. तो मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूँ सिर्फ. मेरे को बताओ ऊपर क्या लिखूं? पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर के ले लेकर, तो ऊपर क्या डालूं बताओ? T2 डालूं. रेफ्रिजरेटर की बात करो राइट. तो यहाँ पे पहला आएगा 250 T1. राइट. T1 का सर है, T1 वरती है ना, रेफ्रिजरेटर होगा ना. ओके सर. ठीक है. हाँ, खालती क्या है ना, T1 माइनस T2, so this will be 310 minus 250 and this is the answer. SG केल्याच्या नंतर मला आन्सर भेटेल and this is the answer. 4. अजून एकदा दाबून दे, 4.166. तो रेकरिंग आहे. सिंपल. नाउ अगेन फक्त छोटासा पार्ट चेंज करायचा आपल्याला. 310 डिवाइड बाय 310 माइनस 250 and guys this is the answer for
COP ऑफ व्हाट? COP ऑफ Heat pump. Heat pump. अच्छा देखते हैं ये कितना आया 5.11। ऊपर वाला आंसर कितना था, पहले वाला आंसर? एक सेकंड ना, लेट मी जस्ट सी। 4.6 हाँ 4.66 था ना, हाँ 4.66। तो अपने को ये देख के ये वाला रेफ्रिजरेटर का 4.6116 आ रहा है, हीट पंप का 51 समथिंग आ रहा है, तो अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग आ रहा है? कोई बता सकता है लॉजिकली क्या लॉजिकल? राइट आ रहा है सर। क्यों राइट आ रहा है? सर COP रेफ्रिजरेटर। जास्त असतो. हाँ ठीक है, +1 करके आपने कर दिया, वो स्मार्ट एक ऑप्शन था। दूसरा उतना नहीं करेंगे तो भी पता चलता है सर, क्योंकि हीट पंप का ज्यादा आ रहा है ना, तो भाई फॉर्मूला तो सही इस्तेमाल करके वैल्यूज भी सही आ रहा है। समझ में आ रहा है? सो बी स्मार्ट, बी अलर्ट, सो दैट आपको है ना वरना एग्जाम के बाहर जाने के बाद सबको पूछना पड़ता है तेरा क्या है मेरा क्या है, फिर बाद में पता चलता है राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, नाउ दिस इज वन मोर सम दैट वी वांटेड टू डू, बट आई थिंक आज इधर ही वाइंड अप करते हैं। भले मुझे पता है तुम लोग मैकेनिकल वाले और तुम लोग का वैलेंटाइन का कोई प्लान नहीं रहेगा, but still I think you will do something good. We are already at 7:39. I hope you enjoy your remaining time. ये वाला जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? नाउ बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन गाइस, तो ये वाले सारे सेशन इस तरीके से होने वाले हैं, और हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर्स हम लोग रखेंगे, सो दैट यू नो अपना पेस बढ़े। एंड बाकी के सब्जेक्ट दैट इज FEE, अपना फाइनाइट FEA, फाइनाइट मशीन एलिमेंट एनालिसिस, एंड अपना दूसरा MD1, इसके भी सेशंस होने वाले, जिसका मैं टाइम अपडेट कर दूंगा। अपना जितना भी सेशन हो रहा है फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट, जो भी अपने साथ पहला 30 स्टूडेंट आ रहा है, राइट, उनके लिए फीस मैंने 2500 रख दी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? दिस फीस इज ओनली फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट। जैसे ये 30 स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो भी आने वाले हैं उनके लिए फीस जो नॉर्मल मार्केट में फीस है वही है, दैट इज 3500 फॉर वेरी सिंपल रीजन गाइस। अगर कोई पहले आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? दैट इज द रीजन। इसका नेक्स्ट लेक्चर कब होगा मैं अपडेट भी कर दूंगा। ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी चला जाएगा तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा। एंड बस और कुछ नहीं है, बाकी हम लोग FE और MD1 भी चालू करने वाले हैं, राइट? नाउ बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू टेक एन ओपिनियन। तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट। मैं एक पोल लॉन्च किया, एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट। मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने क्या सिलेक्ट किया है, तो टेंशन मत लो, बट जस्ट क्लिक कर देना यार, आपको जो लग रहा है वैसा उसके हिसाब से। एवरीवन सर बाकीच्यासाठी पण तुम्हीच असणार FE आणि MD1? हाँ बाकीच्या याच्यासाठी पण मीच असेल। ओके. ठीक है, 3 more people are remaining, 2 more people are remaining, do participate. Okay, 1 more person is remaining, I don't know किसने नहीं किया है करके, but anyway 90% people have voted and I'll end the poll so that आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाए, and let me share the result. So fortunately many of 78% people have liked the lecture. I'm very happy for that. And कोई एक बंदा है जिसको नहीं अच्छा लगा, I'm really sorry. I do try to improve, but guys ये जो है वो है, ठीक है? So this was one thing that I wanted to do. एक और एक सिंपल सा एक सेकेंड ना, हाँ एक और एक पोल है, लेट मी जस्ट लॉन्च एंड पार्टिसिपेट करो। मुझे पता नहीं चलता कि कौन क्या आंसर करे, बट दिस इज जस्ट अ फीडबैक, ताकि मुझे पता चले कि इम्प्रूव करना है नहीं करना है, जो भी है। ओके ओके, दैट इज एक्सेलेंट। लेट मी शेयर द रिजल्ट विद यू पीपल। सो ऑलमोस्ट 50-50 वाला परसेंट है। सम 50 पीपल आर 50% पीपल आर यू नो लाइक मे भी देखते हैं, क्या पता ये सिर्फ ऐसे ही पहले सिखा रहा है, तो जो भी है, अरे चालतं रे किरण, चालतं, काय प्रॉब्लेम नाही, ठीक है, इट हैपेंस। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फीस। ये सिर्फ पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए माइंड करना। मैं भी क्या करने वाला हूँ पता है, मैं अपने ग्रुप पे ना एक गूगल का फॉर्म डालने वाला हूँ, और वहाँ पे बता भी दूंगा कि जिनका जिनका नाम आएगा और उनको मैं फीस भरने का डिटेल दे दूंगा, और जैसा उनका आ जाएगा वो सीट बुक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि फीस कैसे होने वाला है फॉर एवरी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप ज्वाइन करना चाहते हो वैसा, ठीक है?
So I hope you enjoy your remaining time. I don't think so कुछ होगा plan, but नहीं होगा तो करो यार plan. थोड़ा बहुत enjoyment भी होना चाहिए, ठीक है? किसी को कुछ doubt रहेगा तो पूछो. Anyone having any doubts? Anything that you would like to ask apart from my personal life, obviously. Anyone like to ask anything? कुछ भी पूछना है तो पूछो यार. ये मत पूछो कि यार एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, वो तो भगवान को पता है फिलहाल, ठीक है? ऑनलाइन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन हुआ तो भी अच्छी बात है. हमको सिर्फ प्रिपेयर करके रखना है खुद को बस. कॉलेज का क्या है सर? कॉलेज का क्या मतलब? ऑफलाइन ऑनलाइन? कॉलेज जो चालू हो गया ना 15 से, मेनी कॉलेजेस आर गेटिंग स्टार्टेड. कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लेट होने वाला है, बट कॉलेजेस तो चालू हो रहे हैं. व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? नथिंग? सर एखादा लेक्चर जर मिस झालं तर मग काय रेकॉर्डिंग भेटेल का सर? नाही. रेकॉर्डिंग कशी भेटेल माहिती आहे का? Vimeo एक सबस्क्रिप्शन आहे माझ्याकडे, ठीक आहे? सो ऑन दिस प्लॅटफॉर्म व्हॉट हॅपन्स इज की ना सगळे लेक्चर एका प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये असतात. म्हणजे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आणि तो ऍप भेटतो तुला. त्या ऍप मध्ये तुला लेक्चर्स भेटतील आणि ते लेक्चर्स फक्त तुलाच दिसतील. म्हणजे जे आहेत ना आपल्या ह्याच्यात ज्यांनी ऍडमिशन घेतलं ना फक्त त्या लोकांना ते लेक्चर्स भेटतील. सो प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये असेल, काही पार्ट मिस नाही होणार, ठीक आहे? ओके सर. Anything else? I don't think so. Okay, so let us wind up this particular lecture. I hope you had a great fun as I had, and see you in the next lecture. Bye bye everyone. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Yes, sir.